जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, टेलीविजन में कौन से रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं? तो टेलीविजन में दोस्तों ध्यान रखने का लाल, हरा और नीला रंग यानी कि प्राथमिक रंगों को प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, टेलीविजन में कौन से रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं? तो लाल है, हरा और नीला, इन रंगों से सभी रंग प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ठीक है, अगला है, लाल व नीला रंगों को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो मजेंटा प्राप्त होता है। लाल और अगर नीला को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो मजेंटा रंग प्राप्त होता है। कौन सा? मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, लाल, हरा व नीला रंगों को बराबर अनुपात में मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो श्वेत रंग प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि लाल, हरा और नीला तीनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए यानी कि बराबर अनुपात में, तो हमेशा श्वेत रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? श्वेत रंग। इनकी मात्रा हमेशा बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगला, यदि मजेंटा स्तंभ, नीला रोहित, बोलते हैं मजेंटा को रक्तंभ, लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रच्छेदित भाग का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि मजेंटा, जिसको रक्ताभ यानी कि रक्त जैसा, नीला, लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रच्छेदित, जो काटते हैं, जब काटेंगे एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे तो प्रच्छेदित भाग का रंग कैसा होगा? तो सफ़ेद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैसा प्राप्त होता है? सफ़ेद। अगला है, प्रकाश के लिए कौन तीन प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला। प्रकाश के लिए तीन प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल है, हरा है, नीला, यही तीनों प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला है, पुताई के रंगों के लिए प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो नीला, पीला, लाल। नीला, पीला, लाल होता है, इसमें पीला सम्मिलित हो जाता है। पुताई के रंगों के लिए प्राथमिक रंग कौन होते हैं? पुताई में जो काम आने वाले रंगों में प्राथमिक रंग होते हैं नीला, पीला, लाल। ठीक है दोस्तों, अगला है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? ध्यान रखना, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? हमेशा काली दिखाई देती है। ध्यान रखना, तो पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है, क्योंकि पीले रंग में नीले रंग नहीं होता, पीले रंग में नीला रंग नहीं होता तथा नीली वस्तु पीली रोशनी को अवशोषित कर लेती है। ध्यान रखना, क्योंकि पीले रंग में नीला रंग नहीं होता और नीली वस्तु पीले रंग को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है दोस्तों, इसका ये मेन कारण होता है। अगला है साथियों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना प्रकाश के किस गुण का परिणाम है? तो दोस्तों, जो प्रकाश के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं तो ऐसा व्यतिकरण के कारण होता है। प्रकाश के व्यतिकरण के होता है। प्रकाश, साबुन के बुलबुले होते हैं जो रंगीन दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण का होता है। ध्यान रखना, क्या? प्रकाश के व्यतिकरण, व्यतिकरण। ध्यान रखना, साबुन के बुलबुले जो रंगीन दिखाई देते हैं उसका कारण होता है व्यतिकरण, प्रकाश का। तो अब इसका क्या कह रहा है? व्यतिकरण एवं बहुलित परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना प्रकाश के किस गुण का परिणाम है? तो ये होता है व्यतिकरण व बहुलित परावर्तन के कारण होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, सीधा ध्यान रखिए, प्रकाश के व्यतिकरण, व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। जो साबुन के बुलबुले होते हैं उसमें झाग देता है, साबुन को बुलबुले, उसमें रंगीन कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। अगला है, प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या है? प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या है? तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। मेन चीज़, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या होता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ठीक है, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक दिया था। ध्यान रखना, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। ये थॉमस यंग वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, अगला है, कांच में किस रंग के प्रकाश की किरण की गति सबसे कम होती है? तो बैंगनी प्रकाश की सबसे कम होती है। ध्यान रखना, कांच में किस रंग के प्रकाश की किरण की गति सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश की गति सबसे कम होती है। प्रकाश, ध्यान रख, बैंगनी रंग के प्रकाश की सबसे कम होती है।
और ध्यान रखिए दोस्तों, लाल रंग की सबसे अधिक होती है। अगला है ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवण नहीं हो सकता, वो क्या कहलाती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं दोस्तों, उनका ध्रुवण नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ध्रुवण नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसी कौन सी तरंगें जिनका ध्रुवण नहीं होता? तो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं जिनका ध्रुवण नहीं होता या ध्रुवित नहीं हो सकती हैं, तो वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है लाल और पिकाक ब्लू मिला देने से कौन सा रंग बनता है? तो सफ़ेद रंग बनता है। कैसा बनता है? सफ़ेद रंग, ध्यान रखना। लाल में यदि पिकाक ब्लू मिला दिया जाए तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। लाल और पिकाक ब्लू मिला देने से हमेशा सफ़ेद रंग बनता है। अगला है प्रकाश निर्वात में भी गमन करने में सक्षम होता है, क्यों? प्रकाश निर्वात में भी गमन करने में सक्षम होता है, क्यों? तो इसका कारण होता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम आवश्यक नहीं होता। ध्यान रखना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको आगे बढ़ने के लिए इस माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता, इसलिए निर्वात में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो क्या करता है? गमन करने में सक्षम होता है प्रकाश निर्वात में, क्योंकि प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये बहुदर्शी होता है, बहुदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बहुदर्शी, ध्यान रखिएगा। अगला है दो समांतर दर्पण एक दूसरे पर 90 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, दोनों के बीच एक वस्तु रखने पर उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, 360/थीटा माइनस 1। तो थीटा का मान कितना दिया? 90 अंश, 90 रख देंगे तो न चौको 36, 36 में घटा दो 3 आ जाएगा। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं, ध्यान रखने का। जब दो समांतर दर्पण एक दूसरे पर 90, 30, 60, 45 जो भी कोण बनाए तो थीटा की जगह रख देना। तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या होता है? 360/थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें रख देंगे और हल कर लेंगे। अगला है दोस्तों, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ध्यान रखना। अगला है वाहनों में से पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है दोस्तों। जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं तो मोटर गाड़ियाँ ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे पीछे आने वाली वस्तुओं और मोटर गाड़ियों से दुर्घटना होने से बच जाता है। तो ड्राइवर के बगल में हमेशा उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे पीछे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और खतरा होने से बच जाता है, ध्यान रखना। तो ड्राइवर के बगल में कौन सा शीशा लगा होता है? उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है डाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो डाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो नाई वगैरह शेविंग करते हैं तो उनके यहाँ ये अवतल दर्पण ही लगा होता है दाढ़ी बनाने वाले, ध्यान रखना। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है दोस्तों। अगला है धूपी छाते में ऊपर की सतह किस रंग की होनी चाहिए? तो श्वेत रंग की। दोस्तों धूप वाले जो छाते होते हैं तो जब मनुष्य धूप के छाता लेकर निकलता है तो उससे ये रहता है कि क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है ऊष्मा का क्या होता है? परावर्तक होता है, यानी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। और जो काला रंग होता है वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। इसलिए धूप के जो छाते बनाए जाते हैं वो उनकी ऊपरी परत जो होती है, ऊपर की सतह सफ़ेद रंग से पोती जाती है, ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके और ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित न करे और हीट हमें गर्मी न लगे। ठीक है दोस्तों। अगला है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर फोकस किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है।
सूर्य से आने वाली किरणों को। ठीक है दोस्तों, अगला है, क्या समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव है? नहीं है, ध्यान रखना, समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगला है, क्या समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है? नहीं ले सकता। ये भी समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता? नहीं ले सकता। दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दर्पण बनाने में ध्यान रखना सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का उपयोग किया जाता है। इसके शीशे में एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दी जाती है, ध्यान रखना, एक लेप किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का। ठीक है, तब वो दर्पण बनता है दोस्तों। तो पूछा जाता है कि कहाँ शीशे बनाने में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट का लेप पोत दिया जाता है, पॉलिश। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो बहुरूपी दर्शी, ध्यान रखना, बहुरूपी दर्शी का प्रयोग किया जाता है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्य, ठीक है, जनक आकारों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बहुरूपदर्शी, ध्यान रखना, बहुरूपदर्शी का प्रयोग किया जाता है यंत्र का। अगला है दोस्तों, दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 90 अंश के कोण पर झुके हैं। दोनों के बीच एक वस्तु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दोस्तों प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है 360 बटा थीटा और -1। तो 360 बटा 90 -1, तो 9 को 9 चौको 36, 4 -1 घटाओगे 4 में तो 3 आ जाएंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ध्यान रखना, इस तरह के दो समतल दर्पण हो या कोई भी कहे तो जितने डिग्री का कोण बनता है 60 30, तो इसमें रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंबों की संख्या आ जाती है। कह रहा है दो समतल दर्पण एक दूसरे पर 90 अंश के कोण पर झुके हुए, दोनों के बीच एक वस्तु रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर फार्मूला होता है 360 बटे थीटा -1। तो थीटा का मान दिया 90 अंश, 90 रख दो, ना चौको 36, 4 आया, 4 में से घटा दो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, एक समतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा? तो ध्यान रखिए कि 0 डिग्री होता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है, वाहनों में दर्पण का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हमेशा उत्तल दर्पण होता है। जो चालक होते हैं, चलाने वाले गाड़ी, ड्राइवर मोटर गाड़ी है, उनके बगल में जो शीशा दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है, ध्यान रखना, जिससे पीछे आने वाले वस्तुओं और वाहनों को पता चल जाता है, जिससे दुर्घटना होने से बच जाती है और साइड दे देता है ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, तो बगल में ड्राइवर के हमेशा कौन सा पूछा जाता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, और दोस्तों अगला है, डाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है? तो डाढ़ी बनाने के लिए जो नाई वगैरह होते हैं तो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, ध्यान रखिएगा, हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाई वगैरह जो होते हैं ये शेविंग करते हैं तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अगला है, धूपी वाले में ऊपर की सतह किस रंग की होती है? तो श्वेत रंग की होती है। धूपी यानी कि धूप वाले जो छाता होते हैं, छाता जो छतरी होती है, जैसे धूप में चलते हैं निकलते हैं तो क्या होता है, क्योंकि जो सफ़ेद कलर होता है तो सफ़ेद कलर जो ऊष्मा का क्या होता है? परावर्तित कर देता है, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करता है। और काला रंग जो होता है ऊष्मा का बुरा अवशोषक होता है, ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। इसलिए धूप वाले जो छाते बनाए जाते हैं वो हमेशा उनकी जो ऊपरी परत होती है सफ़ेद कलर की होती है, ताकि सूर्य का प्रकाश यानी अधिक ऊष्मा को अवशोषित न कर पाए और हमें हीट यानी गर्मी न लगे। ठीक है दोस्तों, तो धूपी छाते में ऊपर
की सतह किस रंग की होती है? तो श्वेत की होती है, यानी कि सब। अगला है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा। ध्यान रखना, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, वो एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण अगर हम फोकस, जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं जैसे, तो उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बिंदु पर, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपने सुना होगा, छोटे बच्चे होते हैं जो अवतल दर्पण लेकर सूर्य के प्रकाश को ऐसे नीचे कागज़ रख देते हैं और ऐसे सूर्य की किरण उसके अंदर प्रयोग, तो कागज़ काफ़ी देर बाद जलने लगता है, कुछ समय बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मेन कारण होता है अवतल दर्पण। अगला है, क्या समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है? नहीं ले सकता। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों। अगला है, डाढ़ी बनाने में सॉरी दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। दर्पण बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, एक तरफ दर्पण बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का एक तरफ लेप कर दिया जाता है। जितने दर्पण बनाए जाते हैं तो उन पर क्या किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का एक तरफ लेप कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों अगला है, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस संस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि Na24। शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस रासायनिक संस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24, Na24। 24 इसका क्या है? परमाणु भार होता है। तो शरीर में कहीं भी रक्त का जब थक्का जम जाता है तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि थक्का, खून का प्रवाह कहाँ रुका हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला, थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए किस संस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, कैंसर के जांच के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड के कैंसर के उपचार के लिए किस संस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कैंसर की जांच के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आर्सेनिक के संस्थानिक AS74 का चिकित्सीय उपयोग क्या है? तो मानव शरीर में किसी गांठ की खोज करने में होता है, तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में, बॉडी में कहीं भी अगर गांठ है तो गांठ की जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्सेनिक 74 का। ठीक है, शरीर में कहीं भी अगर गांठ है तो गांठ का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का, AS74 का। ठीक है दोस्तों। अगला है, कोबाल्ट 60 का मुख्य चिकित्सीय उपयोग क्या है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ध्यान रखना, कोबाल्ट 60 का मुख्य चिकित्सीय उपयोग क्या होता है? समान कैंसर की पहचान करने में किया जाता है। ठीक है, अगर कैंसर की समान स्थिति है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि कैंसर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब समान कैंसर की चिकित्सा करने में, जांच करने में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कायम किया जाता है समान कैंसर की पहचान करने में। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, फास्फोरस 23 समस्थानिक का चिकित्सीय उपयोग क्या है? तो फास्फोरस 23 का उपयोग रक्त विकार तथा ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। जो फास्फोरस 23 है, यानी कि P32, इसका उपयोग रक्त विकार और ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। फास्फोरस 23 समस्थानिक का उपयोग रक्त विकार और ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ध्यान रखना, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर में किया जाता है और क्योंकि ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्या करता है? गामा किरणें। ठीक है दोस्तों। अगला, रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है, यानी कि रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है किससे? गीगर मूलर से। ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है गीगर मूलर से। ध्यान रखना। ठीक है। अगला है, इसी में है,
गीगर मूलर काउंटर द्वारा ऐसे किसी स्थान पर किसी रेडियोक्ट पदार्थ की उपस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। किसी स्थान पर यदि रेडियोक्ट पदार्थ है तो उसकी उपस्थिति का भी पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? गीगर मूलर काउंटर द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला है चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो रेडियो फास्फोरस है। ध्यान रखना। चर्म रोग, जो चर्म रोग है, चर्म रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो फास्फोरस का। ध्यान रखना। चर्म रोगों में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो फास्फोरस का। ठीक है दोस्तों। जन साथियों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों, ठीक है, तो एक सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर करिएगा।